हेलो। आज जी बात करते हैं जेंडर के ऊपर। और जेंडर जो है वो कह लीजिए कि एक बहुत ही अंडर डिस्कस्ड किस्म का टॉपिक है, जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती, बल्कि बाज़ जगहों पे तो बात करना टैबू कंसिडर किया जाता है। और जेंडर जिस मौजू के तहत डिस्कस किया जाता है उसे इल्म की दुनिया में ज़ाहिर है सीधे से जेंडर स्टडीज़ कहा जाता है। जेंडर स्टडीज़ के बारे में ये कहना बेजा नहीं है कि ये एक नया मौजू है। तरीही तनाज़ुर में कह लीजिए कि पिछले 100-150 सालों से ही इसकी तकमील हुई है। और ये कहना भी बेजा नहीं है कि ये अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है या अभी इसका सफ़र शुरू हुआ है, और इसके अंदर जितने भी मबाहिस पाए जाते हैं वो अपने इब्तदाई मराहिल में हैं। यानी उन पे कोई मनोवन बिल्कुल बड़ी बड़ी थियरीज़ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये सब तमाम चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, अभी तकमील को पहुंच रही हैं, जो जेंडर स्टडीज़ के अंदर डिस्कस होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब हमने उस पर बात करनी है तो उसका जो बुनियादी मुकद्दमा है, जिसमें इस्तिस्ना ज़रूर पाई जाती है, यानी बुनियादी मुकद्दमे के अंदर भी मुख्तलिफ़ आरा मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी मुकद्दमा जो है उसको बयान करते हैं और फिर उसे अपने मनहज के मुताबिक या अपने तरीक़े के मुताबिक देखते हैं फ़लसफ़े और मज़हब के यहाँ कि ये मामला किस तरह से चला है। जेंडर स्टडीज़ का बेसिक रूल जो है या बेसिक जहाँ से वो शुरू होती है उसकी इब्तदा ये है कि जेंडर बज़ाते ख़ुद सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी समाजी बुनद का नतीजा है और इसको बनाया गया है। और फिर इसके अंदर मेल एंड फीमेल और मैन एंड वुमेन इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है। आम मानों में हम ये अल्फाज शायद मुतरादिफ़ के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेंडर स्टडीज़ में जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट यानी समाजी बुनद करार देने के लिए जो मुकद्दमा कायम किया गया है वो इन्हीं अल्फाज के अंदर फ़र्क है, जो मैं बयान कर देता हूँ कि मेल और फीमेल जो है वो बाकायदा फ़िज़िकल या बायोलॉजिकल कंडीशन होगी जो किसी की, उसके तहत ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। यानी क्लियर मानों में कहा जाए तो जो जेनिटाइल्स हैं किसी के, उस पर डिपेंड करता है कि वो मेल हैं या फीमेल। और जो मैन और वुमेन है वो उनका बायोलॉजी से इतना लेना देना नहीं है जेंडर स्टडीज़ के मुताबिक, बल्कि जो रोल या जेंडर रोल जो एज्यूम किया जाता है, ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे खसाइस, ऐसी सिफ़ात जो मेल या फीमेल के साथ मंसूब की जाती हैं, यानी बायोलॉजिकल कंडीशन के साथ मंसूब की जाती हैं, उनको मैन और वुमेन कहा जाएगा। और जो फीमेल के साथ जो एक मजमुआ जो है एसोसिएट किया जाएगा उसको वुमेन, और जो मेल के साथ एसोसिएट किया जाएगा उसको मैन या मैनहुड जो है कहा जाएगा। और इस मजमूए पे अगर गौर किया जाए, इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है, वो अगर किसी को ये बात समझानी हो तो उससे ये कहा जाता है, एक तरफ औरत यानी वुमेन का डायलॉग लफ्ज़ लिखकर, दूसरी तरफ मैन का लफ्ज़ लिखकर उनसे ये पूछा जाता है कि आप कौन सी ऐसी सिफ़ात हैं जो मंसूब करते हैं इन दोनों चीज़ों से। तो ज़ाहिर है उसके अमूमी जवाब जो कि मैं या आप एक आम शख्स की हैसियत से देंगे कि औरतें जो हैं अगर वुमेन के नीचे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी सिफ़ात लिखनी हो तो नाजुक होती हैं और ज़्यादा काम नहीं कर सकती, रहम दिल, काइंडनेस, इस तरह की एट्रीब्यूट्स जो हैं उनके साथ लगाए जाएंगे। और मर्दों के साथ जो है वो ताकत से जुड़ी हुई जितनी सिफ़ात हैं और मुआश से जुड़ी हुई जितनी सिफ़ात हैं वो आम तौर पे लगाई जाती हैं, जिनके बारे में जेंडर स्टडीज़ ये कहती है कि क्योंकि हमने फ़ीमेल के ऊपर वुमेन का और मेल के ऊपर मैन के ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये ख़ुद चस्पा किए हैं, ये बज़ाते ख़ुद वो अपने अंदर लेकर पैदा नहीं होते। इसमें इस्तिस्ना मौजूद है, इसमें कुछ ऐसे मुबाहिस हैं जो इंतहाई तफसीली हैं, लेकिन उनका मैं ज़िक्र नहीं कर रहा। ये बुनियादी मामला है जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि मेल के लिए इस तरह के एट्रीब्यूट सोचना और उसके ऊपर ये जेंडर रोल लागू करना, और फिर फ़ीमेल के लिए ऐसे एट्रीब्यूट सोचना और उसके ऊपर ये फ़ीमेल या जेंडर रोल लागू करना, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये समाजी बुनद है। यानी ये अपने अंदर अपनी असल के अंदर कोई इतना बड़ा मामला नहीं रखता, बल्कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम मंसूब करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि औरत अपने अंदर नाजुक होना या कमज़ोर होना लेकर पैदा होती है, बल्कि हम उसके साथ ये एट्रीब्यूट मंसूब करते हैं। और जैसे बच्चों की परवरिश की जाती है, जो सिफ़ात बताई जाती हैं उनके बारे में, वही वो आगे चल के अपने अंदर इमेजिन करते हैं। ये नज़रिया है जेंडर स्टडीज़ का। इस पे बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो समाज है उसके अंदर इसको एक्सप्लेन करने के लिए अनीस नागी साहब की वजूद जिन्स एक किताब है, उसके अंदर उन्होंने बहुत इसकी अच्छी मिसाल से इसको वाज़ह करने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी अपनी अप्रोच भी एक कह लीजिए कि जेंडर स्टडीज़ के हवाले से थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी माँ जो है
वो हमेशा ये सोचती है कि इसकी शादी कैसे होगी, और फिर सारी जो परवरिश उसकी होती है उसे उसकी शादी के बारे में ही उसकी बात की जाती है। यानी और जब कोई लड़का पैदा होता है तो ये सोचा जाता है कि ये मुआश का इंतज़ाम कहाँ से करेगा, ये पैसे कहाँ कमाएगा। तो इसी तरह लड़के के साथ फिर जितनी सिफ़ात आती हैं वो सारी की सारी उसकी मुआश की तरफ चली जाती हैं, और लड़की की तरफ जितनी सिफ़ात आती हैं वो सारी की सारी उसकी शादी की तरफ चली जाती हैं। यही वजह है कि जो अनीस नागी साहब ने कहा कि यही वजह है कि मर्द जो होते हैं वो फिर मुआश की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और औरतें जो होती हैं वो अपनी चस्टिटी की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो देती हैं, क्योंकि शादी उन्होंने करनी होती है और उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद शादी बन जाता है। परवरिश इस तरह से की जाती है हमारे मुआशरे में। और फिर क्योंकि औरतों के अंदर मुआश के हुनर की उस तरह से नशोनुमा नहीं की जाती, अमूम के अंदर इस्तिस्ना मौजूद है लेकिन अमूम के अंदर नहीं की जाती, तो फिर वो अपनी चस्टिटी के ऊपर जो है वो मुआश की डीलिंग करती हैं। यानी मर्द उनसे शादी करते हैं, वो उनका नान और नफ़का या उनकी चस्टिटी के बदले में उनको खर्चा देते हैं सारे का सारा, और ये एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने आ जाता है। ये उनका तनकीदी एक मुकदमा है, लेकिन मैंने इसलिए ज़िक्र किया है कि हमें ये जो जेंडर स्टडीज़ की बहस है ये अपने माहौल के तनाजुर में, या इसका जो बुनियादी मुकदमा है वो अपने माहौल के तनाजुर में समझ आ जाए कि किस तरह से एक बायोलॉजिकल कंडीशन के साथ एक रोल जो है वो जेंडर स्टडीज़ कहती है कि जोड़ा जाता है, और फिर उसके तहत बच्चों की परवरिश की जाती है, और फिर हमारे सामने एक बाइनरी सिस्टम जो है वो देखने में मिलता है। लेकिन इसकी इजाफत के अंदर जो है वो जेंडर स्टडीज़ ने जो बड़ा अहम मुद्दा और बहस छेड़ी है वो ये है कि दुनिया जो है वो सिर्फ मर्द और औरत के, यानी दो जो जेंडर्स जो हेट्रोनॉर्मेटिव नॉर्मल जो ऑर्डर है उसके तहत नहीं चलता है, बल्कि इसके अंदर इस्तिस्ना भी मौजूद है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं ये दोनों में से किसी जेंडर की तरफ मंसूब नहीं कर सकते, या बाज़ ऐसे सिफ़ात से मंसूब कर सकते हैं जो कि नॉर्मल कंसिडर नहीं की जाती, जिसे हम थर्ड जेंडर भी कह सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे जुमले जो मैं एहतियात की नज़र में नहीं कहना चाहता हूँ या अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऑफेंसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं कोई जेंडर स्टडीज़ का एक्सपर्ट्स नहीं हूँ। लेकिन बुनियादी मुकदमा कायम करने के लिए पहले तो कोई मर्द और औरत का जो जेंडर रोल है इसके अंदर जेंडर स्टडीज़ का बुनियादी मुकदमा कि ये नेचुरल नहीं है ये कहना, या ये वो लेकर पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि ये सोशली कंस्ट्रक्ट है, ये समाज की तरफ से उनके ऊपर थोपा गया है। और फिर ये भी इतना नॉर्मल या हेट्रोसेक्सुअलिटी का जो एक पूरा नज़रिया है इसके तहत नहीं है, इसके अंदर इस्तिस्ना मौजूद है नेचुरल सतह पे, और जो कि देखने में आती है, तो उसको भी कंसिडर करके सारी बातें करनी चाहिए। अब ये मफरूज़ा कायम करके या ये मुकदमा कायम करके जेंडर स्टडीज़ जो है वो ये कहता है कि तमाम चीज़ें जो हैं, ख्वाह वो सियासियात हों, मुआशियात हों, समाजियात हों, उनके अंदर ये जो बुनियादी मुकदमा है वो तारीख़ के सफ़र से लेकर अब तक बुनियादी सतह पर इग्नोर होता है, उसको किसी ने खातिर में ही नहीं लिया। यानी जितने भी अलूम बने हैं वो इसी मुकदमे को जहन में रख के बने हैं कि जो मर्द और औरत का बाइनरी सिस्टम और उनके जेंडर रोल्स की जो अजम्पशन है उसको लेकर बने हैं, उसी के तहत वो चल रहे हैं। तो ये जो इसके अंदर फिर ना तो जेंडर रोल्स जो हैं उनकी इस्तिस्ना को कंसिडर किया गया है पूरे, यानी इल्म की बुनत में, और पूरी जो समाज की बुनत है उसके अंदर जेंडर स्टडीज़ का ये नज़रिया है, और ना ही उन्हें खातिर में लाया गया है, और अभी तक नहीं लाया जा रहा, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो कि कह लीजिए कि जेंडर से एसोसिएट नहीं कर पाए, या जेंडर की जो रोल्स थे उनके ख़िलाफ़ थे, या उनसे हट के काम करना चाहते थे, या वुमेन रोल या वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो पूरी इस मुकदमे के तहत मुतासर हुई। इसके अंदर जुज़ियात बहुत सारी हैं, लेकिन बुनियादी मुकदमा मेरे ख़्याल से मैंने कोशिश की है कि मैं समझा दूँ। अब फिर क्योंकि हम चीज़ों को फ़लसफ़े और मज़हब के तहत देखते हैं और फ़लसफ़े पे गौर कर लेते हैं। फ़लसफ़ा आम तौर पे जो है वो बड़ा कह लीजिए कि प्रोग्रेसिव थॉट का हामी और नासिर माना जाता है, और उसके अंदर भी कह लीजिए कि क्लेम ये है कि जितनी बातें होती हैं वो मंतकी होती हैं और अपने ज़माने से आगे की बातें फ़लसफ़ी करते हैं। लेकिन जेंडर स्टडीज़ के ज़मरे में या जेंडर रोल के ज़मरे में फ़लसफ़े ने भी कोई अपने वक्त से आगे की बात नहीं की है। यानी ग्रीक जो है उसको हम फ़लसफ़े का एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि मरकज़ माना जाता है, और सुकरात जैसे नाम और अरस्तू जैसे नाम जो हैं उनको फ़लसफ़ियों के बानियों में शुमार किया जाता है। उनके यहाँ भी जेंडर के हवाले से, या औरत और मर्द के किरदार, या तीसरी जिन्स या ऐसी जिन्स जो दो इस बाइनरी सिस्टम के तहत फॉल नहीं करती है, उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थॉट या ज़्यादा थॉट या डिस्कशन ही देखने को नहीं मिली। और जो कोई थोड़ी बहुत मिली है वो भी मर्द और औरत के हवाले से है, जो उसके अंदर इस्तिस्ना है उसको बिल्कुल
कंसिडर नहीं किया गया है। जैसे अभी इससे पहले मैं पढ़ रहा था तो ये कह लीजिए सुकरात जो है उनका एक जुमला मेरे सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि वुमेन एंड मेन हैव द सेम नेचर इन रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ स्टेट सेव इन सो फार एज द वन इज़ वीकर एंड द अदर इज स्ट्रॉन्गर। यानी एक सतह पे उन्होंने इन्हें प्रोग्रेसिव माना जाता है वैसे इस हवाले से, जेंडर स्टडीज़ के हवाले से ग्रीक फ़िलासफ़ी के अंदर कंपैरेटिव सतह पे यानी तकाबली सतह पे कि सब तमाम फ़िलासफ़र्स में से शायद ये बेहतर थे। उन्होंने भी जहाँ पे ये कहा है कि स्टेट की गार्डियनशिप के अंदर दोनों के दोनों बराबर हैं, लेकिन जो है मर्द जो हैं वो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं औरतों से, यानी नेचुरल उन्होंने इसको तसव्वुर किया है। हालांकि जेंडर स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट हमने देखा वो इस ऑर्डर को रिफ्यूज़ करता है, बल्कि वो कहता है कि इसके नशुरमा के ऊपर ये इन्हिसार होता है कि कोई कमज़ोर है या नहीं है, और अगर कोई बॉडी बिल्डिंग औरत भी शुरू कर दे तो वो उतनी ही ताकतवर होगी जितना कोई मर्द हो सकता है। इसमें कोई तखसीस नहीं की जा सकती। लेकिन मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि फ़लसफ़ियों को, जिनको अपने वक्त से आगे माना जाता है, उन्होंने भी इनको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं माना। और इसके बाद जो है एरिस्टोटल का अगर हम दे लेंगे तो हमने सुकरात का देखा। एरिस्टोटल का भी अभी मैं एक जुमला पढ़ रहा था, उन्होंने कहा द स्लेव इज़ होली लैकिंग द डेलिबरेटी एलिमेंट, द फीमेल हैज़ इट बट लैक्स अथॉरिटी, द चाइल्ड हैज़ इट बट इट इज़ इनकम्प्लीट। यानी औरतों के अंदर जो है वो अथॉरिटी की या कह लीजिए कि हुकूमत करने की भी उस तरह से सलाहियत मौजूद नहीं है एरिस्टोटल की नज़र में। और दूसरी तरफ द मेल अनलेस कॉन्स्टिट्यूटेड इन द सेम रिस्पेक्ट कॉन्ट्ररी टू द नेचर इज़ बाय नेचर मोर एक्सपर्ट इन लीडिंग देन द फीमेल। यानी रहनुमाई के अंदर जो है उन्होंने ये माना है कि मर्द जो हैं वो ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं। तो ये कहना बेजा नहीं है कि ग्रीक फ़िलासफ़ी जो जिसको फ़लसफ़ियों का बानी माना जाता है, और ग्रीक सोसाइटी या समाज जिसको एक फ़लसफ़ियाना समाज तस्वुर किया जाता है, उसके अंदर भी पिदरशाही निज़ाम यानी पेट्रियार्की ही एग्जिस्ट कर रही है किसी न किसी तरह से। और जो उसके पाए के फ़लसफ़ी हैं वो भी इसके ऊपर खातिर ख्वाह ऐसी आरा देने को तैयार नहीं है जो मौजूदा दौर या अपने वक्त से कम अज़ कम आगे की हों, बल्कि वही हालात चल रहे हैं। हाँ, और दूसरी सतह पे जो है अगर जब फ़िलासफ़ी पढ़ी जाती है, जब हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी पढ़ी जाती है, तब भी वुमेन अंडर रिप्रेजेंटेशन है। यानी ऐसी औरतें जिन्होंने फ़लसफ़े के ऊपर काम किया और जिन्होंने फ़लसफ़े के ऊपर लिखा, उनके बारे में भी बात ज़्यादा नहीं की जाती। जब भी ग्रीक फ़िलासफ़ी की बात होती है तब भी सिर्फ मर्दों की जो लिखी हुई तहरीरें हैं उनके ऊपर इत्तफ़ाक़ किया जाता है। इस हवाले से मेरी प्यारी दोस्त महक सलीम और हमने मिलकर एक टॉक अरेंज की थी जिसमें वुमेन अंडर रिप्रेजेंटेशन इन लिटरेचर एंड हिस्ट्री एक डिटेल टॉक हुई थी। मेरे ख्याल से उसकी वीडियो भी मौजूद है, शायद अगर कोई उसमें डिटेल में जाना चाहता है, या अगर मैं उनसे कहूँगा कि वो तमाम चीज़ें यहाँ पोस्ट भी कर सकती हैं अगर कोई तफसील से देखना चाहता है। तो एक तरफ तो इग्नोरेंस यानी उसको फ़लसफ़ा भी कबूल नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ अंडर रिप्रेजेंटेशन, और जो औरतें जिन्होंने काम किया उनका भी ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है। तो फ़लसफ़े के हाँ भी ये जेंडर का जो मसला है ये उस कह लीजिए कि जेंडर स्टडी का जो नज़रिया या जो मुकदमा है मनोवन उसके मुताबिक डील नहीं किया गया है। और जब भी जेंडर स्टडी का कोई तालिब इल्म जो है वो ग्रीक फ़िलासफ़ी या फ़िलासफ़ी को ओवरऑल देखेगा तो वो यही जानेगा कि इसके अंदर भी जेंडर स्टडीज़ जिन चीज़ों के ऊपर नक़्द कर रहा है या तनकीद कर रहा है वो इसके अंदर भी मौजूद है। उसके अलावा क्योंकि जेंडर स्टडीज़ का मुद्दा जो है वो सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और थर्ड जेंडर या जो ऐसे लोग जो बाइनरी में नहीं आते हैं वो भी हैं, तो उस नज़रिए से भी अगर ग्रीक फ़िलासफ़ी को या ग्रीक सोसाइटी को देखा जाए तो ऐसे को खातर खा सबूत नहीं मिलते कि उनको इज़्ज़त बख्शी जाती होगी या उनके किरदार या उनके समाजी रोल के ऊपर फ़लसफ़े के अंदर कोई बात हुई। पोस्ट मॉडर्निज़म या मॉडर्न फ़िलासफ़ी जो है उसके अंदर ज़ाहिर ऐसी बातें ज़रूर की हैं। सिमोन का नाम हमें नज़र आता है, उन्होंने औरतों पे बहुत सारे काम किए और लिखा जेंडर के हवाले से, बल्कि कह लीजिए कि बानियों में से माना जाता है जिन्होंने लिखा, बल्कि फिर वो जेंडर स्टडी के तहत आ गया। लेकिन फ़लसफ़े की जो तारीख़ है वो बिल्कुल मनोवन ऐसे कह लीजिए कि नज़रियात की ख्वाह नहीं है जिनके तहत ये कहा जा सके कि वो जेंडर स्टडीज़ के आज के जो मौज़ूआत तकमील पा रहे हैं उनके ऊपर पूरी उतरती है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं मज़हब की तरफ। मज़हब के यहाँ भी जो है वो जेंडर एक बड़ा अहम मसला रहा है, और तमाम मज़ाहिब जो होते हैं वो ज़ाहिर है किसी आबो हवा के अंदर ही पनपते हैं, और तमाम मज़ाहिब जो हैं वो उनके असूलों को या रिफ़ॉर्म करते हैं या उस तरह से रखते हैं।
तो हम ख़ास तौर पे जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, अगर यहाँ कह लीजिए कि उसके अंदर जेंडर का जो पर्सपेक्टिव है या सेक्सुअलिटी का जो पर्सपेक्टिव है, उसको कुछ हद तक देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो इस्लाम का जो अहली ज़िंदगी का तसव्वुर है वो जो पेश किया जाएगा अमूम के अंदर, वो यही कहा जाएगा कि औरत और मर्द जो हैं वो मुआशरे की इकाई हैं, यानी वो मिलके एक ख़ानदान बनाते हैं। और फिर उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी बहस जो है वो शुरू होती है कि दोनों में से बेहतर या ऊंचा किरदार किसका है। क्या इस्लाम जो है वो भी एक पिदरशाही मुआशरे की तरफ कदम बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। ये आज के दौर में ये डिबेट जो है चल रही है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, जो छोटे जुज़वी मौज़ूआत हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आइली ज़िंदगी को मुआशरे की इकाई माना गया है और उसके अंदर मर्दों के रोल तय करने की बात होगी, तो जो ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन है वो उसके अंदर सीधी नसूस पेश करेगा, जिसमें सबसे अहम जो है वो सूरह निसा की आयत कव्वामूना अलन निसाई, यानी मर्दों को, पहले तो कव्वामूना का तर्जुमा जो है वो इब्ने कसीर ने यानी कि सल्फ़ ने जो है वो दरोगा किया, यानी कि थानेदार जिसे हम कहते हैं, कि मर्दों को थानेदार बनाया गया है औरतों के ऊपर, और वो देखेंगे कि बाकी सारे काम कैसे होंगे। बाद में इसके अंदर इस लफ्ज़ के अंदर नरमी लाएगी, जो कि एक मॉडरेट अप्रोच है, जिसे कहा गया कि मुंतज़िम जो है पाया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो थानेदार यकीनन एक सख्त लफ्ज़ है और मुंतज़िम जो है वो एक नर्म लफ्ज़ है, नर्म लुगत रखता है, लेकिन दोनों के अंदर अथॉरिटी जो है वो मर्द को ही बख्शी जा रही है। और असूली सतह पे ना सही, यानी असूल के अंदर औरतें भी काम कर सकती हैं और वो घर के अंदर पूरा किरदार अदा करती हैं, लेकिन रिवायती सतह पर पूरा जो इस्लाम का निज़ाम है उसके अंदर मर्द ही मुंतज़िम हैं। और असूल शायद ऐसा ना हो, लेकिन रिवायत यही, और इस रिवायत को कह लीजिए कि इसमें रद्द-ओ-बदल भी नहीं किया जा सकता है। यानी मर्द जो हैं वो मुंतज़िम ही हैं, और वो जब कह लीजिए कि घर का इंतज़ाम करेंगे, ख़र्चा करेंगे, उनको चलाएँगे, तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो देखने में वजूद आएगी। और कह लीजिए कि जितने अभी तक रिलीजियस सोसाइटीज़ देखने में आई हैं, वो सारी की सारी इन देयर नेचर एंड देयर सेंस एंड स्ट्रक्चर दे हैव बीन पैट्रियार्कल सो फार, यानी कह लीजिए कि पिदरी मुआशरे ही देखने के वजूद आते हैं। ऐसे मुआशरे जो मजहबी मुआशरा होने का दावा करते हैं, वो तमाम के तमाम पिदरी मुआशरे, उनके अंदर पैट्रियार्की यानी मर्दों का किरदार जो है वो ज़्यादा है या ज़्यादा अहम है, और औरतों का किरदार तो ज़रूर है, लेकिन वो एक ख़ास हद तक। अब इसके बाद जो है वो फिर जब वुमेन राइट और वुमेन एम्पावरमेंट की डिबेट उठी, तो उसके अंदर भी बहुत सारे एतराज़ात जो हैं वो मज़हब के ऊपर और ख़ास तौर पे इस्लाम के ऊपर लागू किए गए, जिनका जवाब भी मॉडरेट इंटरप्रिटेशन के तहत जो है वो दिया जाता है। उनमें से कुछ का जिक्र कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो वो पहले सबसे जिसकी बुनियाद जो है वो ये करार दी जाती है कि मज़हब के अंदर या ख़ास तौर पे इस्लाम के अंदर औरतों को हाफ बीइंग जो है वो तस्वुर किया जाता है, यानी उनकी गवाही आदि कबूल की जाती है, और गवाही आदि कबूल करने के साथ साथ उनकी विरासत का हिस्सा जो है वो भी आधा है। अब इसके अंदर जो है बाज़ जो ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन है, उन्होंने तो इस बात को बाकायदा तस्लीम किया है, और फिर उसकी तौजीह में बहुत सारे चीज़ें पेश की गई हैं कि ऐसा क्यों है, यानी माना है कि आधा ही है, और फिर उसके ऊपर उसकी तौजीहात पेश की जाती हैं। मिसाल के तौर पे गवाही के अंदर ये तौजीह पेश की जाती है कि औरतों का क्योंकि मुआशरती मामलात से उस तरह का लेना देना नहीं होता जितना कि मर्दों का होता है, तो इसलिए औरतें जो हैं वो उस तरह की गवाही नहीं दे सकती हैं जिस तरह से मर्द दे सकते हैं। इसलिए उनकी गवाही अगर होगी तो फिर 2 औरतों की गवाही होगी, वरना ऐसा नहीं होगा। विरासत के हिस्से के बारे में भी यही बात की जाती है कि क्योंकि उनकी शौहर का जो हिस्सा होता है उसके अंदर भी उनको हिस्सा मिलता है, और बाप के भी, और उनका जो नान और नफ़का है या खर्चा है वो भी मर्द के ज़िम्मे है, तो उन्हें उस तरह से दौलत की ज़रूरत नहीं है। यानी ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन जो है वो इन बातों को मानकर इनकी ये तौजीह देता है, लेकिन इसके ऊपर जो क्रिटिकल डिस्कोर्स है वो ये कहता है कि इन दोनों तौजीहात के ऊपर, कि ये दोनों तौजीहात जो हैं इनके अंदर भी पिदरशाही जो है वो नज़र आती है। यानी औरतों का मुआशरे में किरदार ना होना, इसका मतलब है कि किरदार मुआशरे में ज़्यादा सिर्फ मर्दों का ही है, और औरतों का विरासत या दौलत के ऊपर ज़्यादा हक़ ना होना, इससे मुराद ये है कि उनका जो अपोजिट जेंडर है यानी मर्दों का, उनका ही ज़्यादा इख्तियार है। तो क्रिटिकल डिस्कोर्स इसके अंदर मौजूद है। बाकी इसके अंदर फेमिनिस्ट और मॉडरेट इंटरप्रिटेशन जो कि रेयर हैं, इस्तिस्ना का दर्जा रखती हैं, लेकिन वो भी मौजूद हैं, जिसके तहत ये ऐसी इंटरप्रिटेशन भी पेश की जाती हैं कि औरतें हाफ बीइंग नहीं हैं, और उनकी गवाही आधी नहीं है, और उनका विरासत में हिस्सा आधा नहीं है, बल्कि ये फ़िक़्ह के तहत ऐसे जुज़वी क़वानीन जो हैं वो इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि दर कराए हैं,
जो कि फेमिनिस्ट अप्रोच या जेंडर स्टडीज़ के अप्रोच के बिल्कुल अगेंस्ट तस्वुर किए जाते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन याद रहे कि अमल जो है वो अमूम का है और वो वही है जो ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन है। और शायद ही अगर आपके इल्म में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे इस्लामी ममालिक हों जिनके अंदर लीगली जो है वो औरतों की गवाहियाँ पूरी मानी जाती हों और उनको पूरी विरासत का हिस्सा मिलता हो। यानी अमूम इस असूल पे यकीन रखता है और इसकी तौजीह के ऊपर ईमान रखता है। और जैसे मैंने कहा कि असूली सतह पे ना सही, लेकिन रिवायती सतह पर एक पिदरशाही मुआशरा जो है वही वजूद में आता है। इसके बाद फिर अगर औरतों के बात होने के बाद अगर थर्ड जेंडर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात कर ली जाए तो कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा सरी अहकामात मौजूद नहीं बराह रास्त मुखातिब करके ऐसे थर्ड जेंडर को, यानी ऐसी रवायात मिल जाएगी जिनके अंदर ज़िमनन ज़िक्र आएगा थर्ड जेंडर का या ऐसे लोगों का जो इस बाइनरी या हेट्रोसेक्सुअल जो नरेटिव है उसके तहत फॉल नहीं करते हैं। उनका ज़िमनी ज़िक्र ज़रूर मिलेगा, लेकिन उनको बाकायदा मुखातिब करके, जिस तरह से कुरान औरत और मर्द को मुखातिब करता है, इस तरह से बाकायदा मुखातिब करके या किसी फ़िक़्ह के अंदर या किसी बड़े ज़हीरे के अंदर इस तरह से मुखातिब करके सरी अहकामात से, सरी से मुराद ये कि शफ़ाफ़ अहकामात जो हैं वो नहीं दिए गए। हाँ, इंसानी सतह पे जो है हुस्न सलूक उससे ज़रूर ताबीर किया जाता है और जो अब आज के उलमा भी करते हैं कि अगर थर्ड जेंडर जो है तो उनसे हुस्न सलूक या इंसानियत के तहत जो है वो सलूक अच्छा रखा जाए, लेकिन कह लीजिए कि बराह रास्त उनके बारे में अहकामात या उनकी जो भी तौजीहात हैं वो पेश नहीं की जाएंगी और नहीं मिलेंगी। और सेक्सुअलिटी के बारे में अगर होमोसेक्सुअलिटी की बात की जाए या कह लीजिए कि हेट्रोसेक्सुअल ऑर्डर से हट के जितनी भी किस्म की सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उनकी बात की जाए तो उनके बारे में तो सरी तौर पे इजमाए उम्मत है कि वो दुरुस्त नहीं तस्लीम की जाएंगी इस्लामी नुक्ता नज़र से। ऐसी रेयर इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं लेकिन उनको अच्छा नहीं गर्दाना जाता है और कह लीजिए कि कौम लूत की ये मिसाल दी जाती है कि उन पर इसी वजह से यानी होमोसेक्सुअलिटी की वजह से अज़ाब आया था। तो कुल्ली तौर पे अगर हम एक मफरूज़ा बांधे तो जेंडर स्टडीज़ ने जो मुकदमा कायम किया है कि मज़हब और फ़लसफ़ा या पूरी तारीख़ के अंदर जितने भी मौज़ूआत बने हैं वो जेंडर पर्सपेक्टिव को उनके मुकदमे के मुताबिक समझ नहीं पाए हैं और यही उनकी तनकीद है और यही जेंडर स्टडीज़ का मवाद है जो कि बाद में आगे जाके फैलता है और जेंडर स्टडीज़ फ़लसफ़े और मज़हब दोनों के ऊपर नक़्द की सूरत इख्तियार कर लेता है। और फ़लसफ़े और मज़हब का जो सरसरी नज़रिया है वो भी मैंने बयान कर दिया। उम्मीद है वो क्लियर होगा। अगर उस पर मज़ीद अब जो सवालात या मुबाहिस जो हैं वो वजूद में आएंगे बुनियादी मुकदमे को समझने के बाद तो उनका हम जिक्र कर लेंगे। लेकिन कहने से मुराद यही है कि फ़लसफ़ा जो है उसने भी जेंडर स्टडीज़ का पर्सपेक्टिव जो है उसको उस तरह से इम्प्लाई नहीं किया और मज़हब जो है वो अपनी एक राय रखता है अपने नज़दीक। वो एक मुआशरे की ख़ास साख्त का कायल है। तमाम मज़ाहिब ख़ास साख्त का कायल हैं जो कि तारीख़ी तनाज़ुर में दुरुस्त हैं और उसके ऊपर जो जेंडर स्टडीज़ का मुकदमा है उसको मनोअन अभी तक तस्लीम नहीं किया गया है। अब जेंडर स्टडीज़ का मुकदमा फ़ी नफ्से ही दुरुस्त है या गलत है उसके ऊपर भी मुबाहिस मौजूद हैं, वो भी अगर आप आरा देंगे तो हम उनके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन सरसरी इस मुद्दे पे बात छेड़ना जो है वो ख़ासा ज़रूरी था क्योंकि कह लीजिए कि एक अंडर डिस्कस टॉपिक जैसे कि मैंने कहा ये है। तो इस पर अगर बात चलेगी, अगर मज़ीद जो है वो आप लोग डिस्कस करेंगे तो हम मज़ीद बात कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत।